पावर फेलियर हुआ है, जिससे उसकी क्षमता आगे बढ़ने की या पीछे जाने की रुक गई है। यदि कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर सबमरीन कुछ समुद्र तट तक भी जा सकती है। एक सबमर्सिबल को इतने बड़े समुद्र के अंदर ढूंढना एक न सिर्फ एक भूसे के ढेर में बल्कि एक भूसे के पहाड़ में सुई को ढूंढने के बराबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। और वो खबर जिसने पूरी दुनिया में लोगों को टेंशन में ला दिया है, टाइटैनिक का मलबा देखने की चाहत कैसे 5 जिंदगियों पर आफत बनकर टूटी है, कैसे टाइटन पनडुब्बी के जरिए टाइटैनिक का मलबा देखने की कोशिश की गई और इन सभी जिंदगियों पर इस वक्त बड़ी आफत आन खड़ी हुई है। इससे जुड़ी हर एक डिटेल टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कुछ और बहुत अहम खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर से ही जुड़ी हुई। आखिरकार टाइटन पनडुब्बी कहां गई, उसके बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समंदर में फंसे 5 लोगों से जुड़ी हुई अरबपतियों को लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का टाइम पूरा हो चुका है, आधे घंटे पहले खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन। और सबसे चिंता की बात यह है कि 5 लोगों के लिए 96 घंटे के लिए ही थी ऑक्सीजन। रेस्क्यू टीम को अब सिर्फ चमत्कार की उम्मीद है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद इस पनडुब्बी में क्या हो रहा होगा, उन 5 जिंदगियों पर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि जो हमने अनुमान लगाया था 96 घंटे के हिसाब से, उसके हिसाब से 4:38 पर ऑक्सीजन की उपलब्धता खत्म होने वाली थी। 4:38 पर ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी टाइटन पनडुब्बी में। इसके बाद क्या? और इसके बाद ये कि पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने का समय हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से जो टाइम था वो महज 30 मिनट कहा जा रहा है कि पहले ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है इस बारे में समीर? बिल्कुल, जानकारी ये है कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ब्रेन डैमेज होने की शुरुआत हो जाती है सिर्फ 4 मिनट बाद। यानी 4 मिनट इंसान सह सकता है, बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। और उसके बाद देखिए ब्रेन डैमेज की शुरुआत के बाद ना बचने की आशंका 4 से 6 मिनट बाद ही शुरू हो जाती है। यह वक्त गुजर चुका है और अब तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है। प्रीति, ऐसे और में क्या बड़ा सवाल यह है इस वक्त समीर, ये कि अगर बताए गए समय यानी कि 4:38 पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो क्या 5 टूरिस्ट अभी जिंदा होंगे, वो किस हाल में होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगला सवाल ये भी है कि कोई चमत्कार हुआ और टाइटन कहीं सुरक्षित पहुंच गया हो, क्या ऐसा हो सकता है? इस बात की संभावना को हर कोई चाह रहा है कि आखिरकार ये हो ही जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो कम से कम यही की जा रही है कि कोई चमत्कार हो गया हो, कोई मिरेकल हो गया हो, किसी तरह से इन लोगों की जान बच गई हो, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इस वक्त 2 बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। और सवाल देखिए हर किसी के जहन में सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि ये 5 जिंदगियां बच जाएं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कोस्ट गार्ड्स में डायरेक्टर रह चुके हैं, पूर्व नेवल ऑफिसर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नेवल कमांडर विक्रमजीत सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन श्याम, पहला सवाल आपसे, क्या कोई ऐसी सूरत नजर आती है, क्योंकि 4:38 पर ऑक्सीजन तो खत्म हो गई होगी, अब कोई संभावना, कोई उम्मीद कि इन लोगों की जिंदगी बच गई हो? मैं ये मानता हूं कि जिंदगी बच सकती है, क्योंकि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ जो आइडियल कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है उसके हिसाब से हमने ये डेडलाइंस तय किए हैं। और बहुत सारे अगर आप रिपोर्ट्स देखें या डॉक्टर्स की जिसके ऊपर ओपिनियंस पढ़ी जाए और समझी जाए, तो जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ जो ऑक्सीजन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, उनके अपने ब्रीदिंग एबिलिटीज़ के ऊपर, उनकी मेटाबॉलिज्म, क्या हरकतें कर रहे हैं वो सबमरीन में, या अगर सबमरीन सी बेड पे चली गई है तो क्या टेम्परेचर लो होने के कारण वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और मेटाबॉलिज्म कम होने से ऑक्सीजन कम यूज़ कर रहे हैं। चारों में से कौन ज़्यादा इंसान बेटर है दो दूसरे से, जो ऑक्सीजन की कमी को ज़्यादा देर तक झेल सकता है,
ये कई सारी वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम एक पॉजिटिविटी रखते हैं कि ये डेडलाइंस तय की गई है, वो एक आइडियल कंडीशंस में तय की गई हैं और ये इनमें से कुछ सर जो आप बातें बता रहे हैं, नेवी कमांडर विक्रमजीत सिंह भी हमारे साथ हैं जो सबमरीन एक्सपर्ट है। सर आप ये बताइए कि सर जो पॉइंटर्स बता रहे हैं कि ये सिचुएशंस होती है तो मुमकिन है कि जो 96 घंटे की ऑक्सीजन है उसका जो घंटों का जो सिलसिला है वो ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कौन सा पैरामीटर है जो आपको लगता है कि शायद इन 5 जिंदगियों की जान को बचा ले जाए? जी प्रीति जी बिल्कुल ठीक बोला कैप्टन श्याम ने। मॉर्निंग में भी ये बात डिस्कस हुई थी हमारी कि रेट ऑफ कंजम्पशन, एक आइडियल रेट ऑफ कंजम्पशन लेके ये टाइमलाइंस डिसाइड किए जाते हैं। परंतु जैसे कि बताया कि मेटाबॉलिज्म रेट क्या था, क्या वो जो उसके यात्री थे उन्होंने कितनी एक्टिविटी कर रहे थे, वो कितना हिल रहे थे, कितना मूवमेंट कर रहे थे, कितने काम थे, उनमें से कितने बेहोश हैं, कितने नहीं हैं, ये काफ़ी एक नहीं सिंह साहब, जानने की कोशिश हम ये कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी टेक्निक होती है जब हमें ये पता चल जाए कि अब हमारे पास 24 घंटे की या 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है तो ऑक्सीजन के कंजम्पशन को कम किया जा सके ताकि हमें टाइम ज़्यादा मिल सके। इसमें इस बार आप यही कर सकते हैं कि आप शांत रहें, स्थिर रहें, अपना काम रहें, रिलैक्स रहें, मिनिमाइज़ करें अपने ब्रीथिंग रेट को, इससे और वेट एंड वॉच करें क्योंकि इससे ज़्यादा आप और कुछ भी वहाँ पे ना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही कोई इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे आप बात बता रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। मिशन टाइटैनिक पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का बयान सामने आ गया है। ऑक्सीजन डेडलाइन की वजह से बहुत मुश्किल होने वाला है ये ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम के पास तय समय सीमा है और पता लगने पर ऑपरेशन में चुनौती बहुत ज्यादा होगी। सतह पर लाने में भी लगेगा काफी वक्त और कहा जा रहा है कि जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है उससे कई गुना ज्यादा ये गहराई में इस वक्त कहा जा रहा है कि पनडुब्बी होगी, जिसके लिए बड़ी चुनौती होगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे ले जाना। बिल्कुल, और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगी टीम है इस वक्त, अमेरिका और कनाडा का ये जॉइंट ऑपरेशन है, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी है उसके सामने चुनौतियों का अंबार है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कनाडा की सर्च टीम रेस्क्यू वाले इलाके से कई धमाके सुने गए हैं। आज सुबह 10-11 बजे के करीब ये धमाकों की आवाज आई है। पनडुब्बी को ट्रैक करने में मिल सकती है मदद, इससे ये भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ये मुमकिन हो नहीं पाया। और उसके बाद किसी भी आवाज को पनडुब्बी से जोड़ नहीं सकते, ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत सारी आवाजें समंदर के भीतर आती हैं। पनडुब्बी तक पहुंचना इस वक्त कहा जा रहा है सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, अमेरिकी नेवी कमांडर जो है उनके हवाले से यह बयान सामने आया, हमने आपको दिखाया। और ब्रिटिश नेवी कमांडर क्या कह रहे हैं? सर्च में कई महीनों का वक्त लग सकता है। ध्यान दीजिए, कई महीनों का। रेस्क्यू टीम के लिए यह मुश्किल बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने है। और 4:38 का वक्त, जब ऑक्सीजन के खत्म होने की बात की जा रही थी, यह वक्त भी गुजर चुका है। कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, ये बताइए कि आमतौर पर इस तरह की पनडुब्बियों में किस तरह के इंतजाम होते हैं ताकि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके? जैसा कि हमने इसमें देखा, पनडुब्बी नीचे उतरती है, 1 घंटे 45 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट जाता है राडार से, पता नहीं चलता कि गई तो गई कहां। बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, या तो जैसे इलेक्ट्रिकल फेलियर या इंजन की फेलियर, उसके बाद इनके कंट्रोल कॉलम्स के फेलियर, इनमें से कोई भी हो सकता है और इसके हिसाब से उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल देना चाहिए। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई फेलियर ऐसी हुई है जो कम्युनिकेशन को सीज करके बैठी है। और उसके बाद जो ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये रेस्क्यू प्रोसीजर का एक तरीका है जिसमें क्रू मेंबर्स एक पीरियडिक इंटरवल्स पे हल को, किसी बड़े मेटल पोर्शन को हिट करते हैं, क्योंकि जब हम सब जानते हैं साउंड की जो वेव्स हैं, उनकी जो वेलोसिटी है साउंड की, वो वाटर में बहुत ज़्यादा है। और एज ए मैं एंटी सबमरीन पायलट हूँ और ऊपर से मैं सबमरीन को पकड़ने की कोशिश करता रहा पूरी अपनी नेवी के दौरान। तो उस दौरान हम सर्च सोनो वॉइस यूज करते हैं। जो आप साउंड सुन रहे हैं, मैं इसके पे कहना चाहूंगा कि ये हो सकता है एक रिकवरी का टेक्निक। 30 मिनट के इंटरवल पे साउंड सुना गया और ये हमारा C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट जो कनाडा का है, उसने सोनो वॉइस जो ले किए थे। जो सोनो वॉइस एक तरह का सोनार है जो पानी के सरफेस पे तरंग छोड़ के और पैसिव डिटेक्शन करता है किसी नॉइज को, तो उसको सुना गया था। और ये C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट ने इसे 4 घंटे के बाद फिर से सुना, पर उसको कोरिलेट करके
क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी नॉइजेज हैं और बहुत ही मुश्किल है ये समझना कि वो इसी सबमरीन, क्योंकि उसी एरिया से सुना गया जहां पर टाइटैनिक का डेब्रिस पड़ा हुआ है, हमारे हल पड़ा हुआ है। पर तो लेकिन सर क्या ये कंफर्म तरीके से कहा जा सकता है कि टाइटन पनडुब्बी का ही शोर था? ये कह पाना, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी तक ये नामुमकिन है। और ऐसे में एक बड़ी जानकारी आ रही है, जोर शोर से जारी है टाइटन पनडुब्बी की खोज। शिप और एयरक्राफ्ट से ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 889 मील के दायरे में जारी है ये पूरा सर्च ऑपरेशन। 5 टूरिस्टों को लेकर निकली थी ये पनडुब्बी और अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी में लकी जैसे आप छड़ी मारते हैं वैसा सा ही इस वक्त ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें नतीजे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जानकारी के मुताबिक तय जो मानक है ऑक्सीजन के, वो आधे घंटे पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जी हाँ, तो अप्रैल 1912 की वो कड़वी यादें एक बार फिर जहन में जिंदा हो जाती हैं जब बर्फ की चट्टान से टकराकर टाइटैनिक शिप डूब गया था। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए यही हसरत लिए ये 5 पर्यटक इस पनडुब्बी में सवार हुए और इस वक्त उनकी जान पर बहुत बड़ी आफत है। ये देखिए, सांसों पर जो संकट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस सबमर्सिबल का जो एक एक वर्णन है वो हम यहां पर कर रहे हैं। रिमोट स्टीयरिंग यहां पर होती है। इसके अलावा आप देखिए स्पीड इसकी होती है 3 नॉट्स यानी करीब 5.56 किलोमीटर प्रति घंटे की। लाइफ सपोर्ट 5 लोगों के लिए 96 घंटे का था। इस टाइटन में अधिकतम गहराई 13,123 फीट तक, एक पायलट और 4 लोग। ये ध्यान दीजिए 13,000 फीट तक ये जा सकती है। और हम सब ये जानते हैं कि जो टाइटैनिक का मलबा है वो 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद था। विक्रम जी, ऐसे में एक सवाल बनता है, वो ये कि सर जैसा बता रहे थे कि कुछ आवाजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई कि क्या वो जो आवाजें आ रही थी वो टाइटन पनडुब्बी की थी नहीं थी, इस पर कोई क्लियर मैसेज नहीं है। जितनी गहराई इस वक्त टाइटैनिक मलबे की है वो कहा जाता है कि वो बुर्ज खलीफा की जो इमारत है उससे भी कई गुना ज्यादा गहराई के नीचे है। ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो जो आवाजें आ रही हैं वो टाइटन पनडुब्बी की ही है? जी हाँ जी, आपने ठीक कहा। वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस आवाज़ को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी गहराई पे, जबकि एक पीरियोडिक नॉइज़ जो है, जो क्रू है वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा है। आधे घंटे में एक बैंगिंग साउंड जो आ रहा है हल के अगेंस्ट, किसी मेटल से या किसी धातु से मारने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसको इतने बड़े एरिया में और इतनी गहराई में उसको एक ठीक तरह पिन पॉइंट कर पाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है अपने आप में, जिसमें हम लोग अभी तक विफल हुए हैं। और यही कारण है कि अभी तक उसकी हमें लोकेशन या उसकी पोजीशन हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन सिंह साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, पनडुब्बी या सबमरीन तो इसे हम आम भाषा में कह रहे हैं, लेकिन था ये सबमर्सिबल। ऐसे में क्या ये टेदर्ड नहीं हो सकता था? एक कॉर्ड के जरिए अपने मेन स्टेशन से, मेन शिप से इसे जोड़ा नहीं जा सकता था? क्योंकि ये तो लगातार होता रहा है ना, क्योंकि टूरिस्ट उसके जरिए भेजे जाते थे, लगातार सेम लोकेशन पर लोग पहुंचते थे और जो टाइटैनिक का मलबा है उसे देखते थे हसरत भरी निगाहों से। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी या ऐसी व्यवस्था नहीं होती है? जी समीर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत चौंका देने वाली बात है। यदि आपके मदरशिप है, मदरशिप से ही आप लॉन्च हो रहे हैं तो और आप सेम लोकेशन में आप बार बार जा रहे हैं जो कि टाइटैनिक के आपका रैकेज है, तो अवश्य एक टेदर मैकेनिज्म अगर होता तो उससे आपकी हमेशा सेफ्टी बनी रहती। आपका जो ये आपने जो ये आरओवी या सॉरी सबमर्सिबल आपने जो पे आउट किया है वो आपके कंट्रोल में रहता, कम्युनिकेशन आपके साथ बना रहता और सेफ्टी एक हमेशा रहती। किंतु इसमें एक मैं भी पढ़ रहा तो किसी कहीं लिखा था कि क्योंकि आप उस रैकेज के पास जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको जो टेदर है वो कहीं उस रैक के साथ मिल के भिड़ के कुछ टूट ना जाए। किंतु ये भी एक आर्गुमेंट से मैं नहीं सहमत हूँ, क्योंकि 20 फुट की आपकी जो ये टाइटन है ये कितना पास जाएगी रैकेज के? थोड़ा सा तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके ही जाएंगे। आपके पास इतना अच्छा व्यू पोर्ट है, 380 mm का व्यू पोर्ट है, कैमराज है, लाइटिंग है। तो ये मेरे ख्याल ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ये टेदर होता ये तो अवश्य हम इसको रेस्क्यू करने में और इसको कंट्रोल करने में
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये स्थिति शायद हमें देखनी ही नहीं पड़ती। आश्चर्यजनक बात ये भी है कि ऑलमोस्ट ये 38-40 सॉर्टीज ये कर चुका है सबमर्सिबल। ठीक है, एक एक जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन प्रीति ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये पनडुब्बी अगर टेदर्ड होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती। और क्या खासियत है टाइटन की, ये बता रही है हमारी सहयोगी प्रीति, उनके पास चलते हैं। और आइए अब जान लेते हैं सीधे कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल कैसा है। इसकी स्पीड है 3 नॉट और इसका वजन है 10.4 टन, लंबाई है 6.7 मीटर और ऊंचाई है इसकी 2.8 मीटर। कैप टाइटेनियम कहा जाता है जो जानकारी है। टाइटन की जो क्षमता है वो 5 लोग, 5 अरबपति इस पनडुब्बी में सवार हैं। एक पायलट, एक क्रू मेंबर, 3 गेस्ट, बैठने खड़े होने की सीमित जगह होती है इसमें और प्राइवेट टॉयलेट भी है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो 96 घंटे की ऑक्सीजन है इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात श्याम जी जो उठ रही है वो ये कि आखिर खड़े होने के लिए सीमित जगह, ऐसे में इतने दिन हो गए, 18 जून से पनडुब्बी लापता है। कितनी मुश्किल हो रही होगी उन पनडुब्बी में रह रहे लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं और अभी तक कुछ पता नहीं है इस पनडुब्बी के बारे में। देखिए, ये तो एक्मेटाइज किया जाता है क्रू को जब ये जाते हैं, ऐसे सबमरीन जाती है किसी एक्सप्लोरेशन में, तो उन क्रू जो जाते हैं या जो गेस्ट जाते हैं उनको बताया जाता है रहने का तरीका। और एक ये 5 लोगों का लिमिटेड स्पेस तो है, पर जितने दिन के लिए वो जाते हैं, वर्टिकल डाइव है और मदरशिप ऊपर खड़ी है, आपको सीधे डाइव करके जाना है और उस एरिया से वापस आना है। तो बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस इसकी नहीं रखी गई है, जैसे आप देख रहे हैं 4 दिनों की बात है, 96 आवर्स की इंड्योरेंस रखी हुई है। तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे सबमरीन में जो ऑपरेट करते हैं क्रू, उनके लिए प्रॉब्लम्स तो है। वैसे क्या किसी तरह की ट्रेनिंग भी होती है जब आप इस तरह की पनडुब्बी में, जो आम लोग ट्रैवल करते हैं उनको बताया जाता है कि आप ये करें और ये ना करें? सबमरीन में जाने के लिए देखिए जरूरी है कि हम एक्मेटाइज हों, समझ के आएँ, और जो डेप्थ पे जा रहे हैं लोग वो तो धीरे धीरे अपने आप को एक्मेटाइज कर लेते हैं, पर जो बाहर से लोग जाते हैं वैसे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, समझाना चाहिए। और अगर ये गेस्ट हैं, क्रू हैं, मेंबर्स हैं, तो इनको भी ट्रेनिंग दी गई होगी। पर ये देखिए, मिलिट्री सबमरीन नहीं है। मिलिट्री सबमरीन होती है तो उसमें रेस्क्यू बबल्स होते हैं, रेस्क्यू का तरीका होता है, और 1000 फीट तक मैक्सिमम ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1000 फीट तक मैक्सिमम ऑपरेट करती है, आप ये कह रहे हैं। और देखिए, जो टाइटैनिक का मलबा है वो 12,500 फीट नीचे है। आज एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा, 1912 की वो कड़वी यादें जिंदा होती नजर आ रही हैं। लेकिन टाइटैनिक का टाइटन से क्या कोई रिश्ता है? एक और एक्सक्लूसिव खबर अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। ये रही वो बड़ी खबर, गुम पनडुब्बी टाइटन का टाइटैनिक से पुराना रिश्ता सामने आया। टाइटन के पायलट की पत्नी के पूर्वज थे टाइटैनिक में सवार। ये देखिए, हैरत अंगेज जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। टाइटन यानी वो पनडुब्बी जिस पर इस वक्त संकट के बादल हैं, वो टाइटन, उस टाइटन के पायलट की पत्नी के पूर्वज टाइटैनिक में सवार थे और उनकी जान चली गई थी। ये बड़ी जानकारी, वेंडी रश के पूर्वज टाइटैनिक हादसे का शिकार हुए थे। तो ये अपने आप में सिंह साहब बड़ी हैरत अंगेज जानकारी निकलकर सामने आई है। टाइटन और टाइटैनिक का ये जो रिश्ता है, टाइटैनिक फिल्म जिसने देखी होगी, उसमें एक बुजुर्ग जोड़ा हाथों में हाथ लिए जब पानी भरता है शिप में, तो हाथों में हाथ लेकर उनकी जान चली जाती है, वो डूब जाते हैं शिप के साथ साथ। और उनसे रिश्ता था टाइटन के पायलट का। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, मैं इस रिश्ते के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हुआ है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप इतने सारे पैसे देते हैं, इतने ज़्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को आप लेके, एक पर्यटकों को लेके आप जाते हैं किसी मिशन पे जी, तो डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी है, आप कंपनी के ऊपर ये का दायित्व है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दायित्व को ठीक तरीके से निभाया तो नहीं गया है, ये सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस रिश्ते का हमने जिक्र किया उसकी डिटेल अपने दर्शकों को दे दें। टाइटन का टाइटैनिक से पुराना रिश्ता दरअसल सामने आया है। वो रिश्ता कैसे जुड़ रहा है, ये देखिए। गुम पनडुब्बी के पायलट का टाइटैनिक से जो पुराना कनेक्शन सामने आया है, उसे देखकर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वेंडी रश टाइटन के पायलट हैं, CEO हैं स्टॉकटन रश की पत्नी।
ये बड़ी जानकारी सामने आई है और इनकी पत्नी के जो पुराने रिश्ते हैं, जरा गौर कीजिए। वेंडी रश के पूर्वजों की हुई थी टाइटैनिक हादसे में मौत, यानी इनकी जो पत्नी है उनके पूर्वज टाइटैनिक में सवार थे और टाइटैनिक के साथ 1912 में जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बारे में तो हर कोई जानता है। वेंडी रश एक अमेरिकी जोड़े की वंशज हैं। याद कीजिए जिस जोड़े का थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। सीईओ स्टॉकटन रश की पत्नी न्यूयॉर्क की ही रहने वाली हैं। इस तरह से एक बार फिर टाइटैनिक की वो पुरानी कड़वी यादें जहन में जिंदा होती हैं। 1986 में वेंडी रश ने ओशियन गेट के सीईओ से शादी की थी। प्रीति के पास कुछ और जानकारी है, चलेंगे प्रीति के पास। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि टाइटैनिक का जो मलबा है वो बहुत समंदर की गहराई के नीचे, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मलबा अभी कहाँ है, इसको लेकर एक कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन आपको हम दिखाने जा रही हूँ, मैं बताने जा रही हूँ। टाइटैनिक वर्सेस बुर्ज खलीफा, टाइटैनिक का मलबा वर्सेस बुर्ज खलीफा। 3800 मीटर की ऊंचाई और 829 मीटर की गहराई में अब आप समझिए कि मौजूद है ये मलबा। 4.5 बुर्ज खलीफा, यानी कि उससे भी ज्यादा गहराई में है। जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है उससे भी ज्यादा, 4 गुना क्या, उससे 4.5 गुना गहराई के नीचे टाइटैनिक का मलबा है। टाइटैनिक मलबा वर्सेस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, 3800 मीटर ऊंचाई, 381 मीटर है इस इमारत की ऊंचाई, और 10 एम्पायर स्टेट की गहराई। जितना आप समझिए कि वहां पर टाइटैनिक का मलबा है। टाइटैनिक मलबा वर्सेस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 3800 मीटर की ऊंचाई और 182 मीटर, और आप ये समझिए कि 20 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगेंगे। उतनी गहराई चाहिए टाइटैनिक का समंदर, टाइटैनिक का जो मलबा है जहां समंदर की गहराई में है, वो आप अगर गहराई समझे तो। टाइटैनिक मलबा वर्सेस कुतुब मीनार की अगर आप ऊंचाई के बारे में समझे तो 3800 मीटर की ऊंचाई है, 73 मीटर यानी 52 कुतुब मीनार। विक्रमजीत जी, क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा टास्क जो ऑपरेशन टीम को मिला है ये बहुत मुश्किल तो लग ही रहा है? अब एक तरफ जिस तरह से ऑक्सीजन खत्म हो रही है और अभी तक इतने दिनों में कोई अता पता नहीं है, नामुमकिन सा ही लग रहा है टाइटन पनडुब्बी के बारे में जानकारी हासिल करना। जी हाँ, आपने ठीक कहा, ये टास्क तो चैलेंजिंग था ही, पहले ही चैलेंजिंग था। एरिया भी बहुत बड़ा था, 900 स्क्वायर मील की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है। दोनों चैलेंज थे रेस्क्यू और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। गहराई की अगर बात करें, आपने इसको सबके साथ कंपेयर करके बताया। आप सोचिए कि 4000 मीटर की गहराई पे करीब 400 kg का प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर ये जो हमारा टाइटन का हल था जो कि एक कार्बन और टाइटेनियम मटेरियल का बना हुआ है, उससे ही इसको टाइटन का नाम मिला। और क्योंकि ये टाइटैनिक के रैकेज को देखता था तो उसके लिए भी इसको टाइटन बोला गया मेरे अनुसार, मेरे राय में। तो ये बहुत ही एक मेजर चैलेंज था। एक और चीज़ इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम था मदरशिप में, जो कि इस हल का रियल टाइम उसकी जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करती थी कि हल में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट तो नहीं आई है, क्योंकि इतनी डेप्थ पे हल के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और हल ही एक चीज़ है जो कि पर्यटकों को बाहर के प्रेशर से उनको बचा के रखती है। जी बिल्कुल ठीक है। और इस बीच देखिए एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, 2022 में भी हुआ था टाइटन पनडुब्बी के साथ हादसा। देखिए ये बिल्कुल नई जानकारी सामने आई। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद रद्द किया गया मिशन, पानी के अंदर अचानक कम हो गई पनडुब्बी की बैटरी। और ऐसा कब हुआ था? 2022 में, और उस वक्त बड़ा हादसा होते होते रह गया था, लेकिन 2023 में बड़ा हादसा हो चुका है। टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद मिशन को रद्द करना पड़ा था। 2022 में ये दुर्घटना हुई थी इसी टाइटन पनडुब्बी के साथ, लेकिन अब आप देखिए वही टाइटन पनडुब्बी बड़े हादसे का शिकार हुई। और सबसे बड़ी जानकारियां और भी कुछ है इस पूरे हादसे को लेकर। हादसे से नहीं लिया सबक, 5 जिंदगियां खत्म होने की जानकारी ये कहा जा रहा है, लगभग कंफर्म हो रही है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और देखिए हादसे से नहीं लिया है सबक और 5 जिंदगियां खत्म। अगली जानकारी है कि 2022 में, जैसा अभी समीर बता रहे थे, 2022 में बड़ा हादसा होते होते रह गया था, तब भी ये सबक नहीं लिया गया। मिशन पर निकली पनडुब्बी की बैटरी अचानक से कम हो गई और इसके बाद मैक्सिकन अभिनेता और यूट्यूबर
एलन स्ट्राडा का ये दावा है। उस दावे में वो ये बता रहे हैं कि अचानक 40% कम हो गई थी बैटरी, एलन एस्ट्राडा ने कहा है। और ये देखिए, बार बार सबक लिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। बैटरी कम होने से 4 घंटे पहले रद्द किया गया था मिशन। और एक जगह में और एक और जानकारी आ रही है, वो बता दूं, वो ये कि पनडुब्बी हादसे के वक्त सवार थे एलन एस्ट्राडा और उन्होंने खुद ये दावा किया है, यानी कि वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि बाल बाल बच गए हैं इस हादसे के बाद। और $1,25,000 देकर टाइटन पनडुब्बी से टूर पर निकले थे एलन, और उन्होंने कहा कि इतना अमाउंट देने के बाद भी सुरक्षा अगर नहीं मिल पा रही है तो बड़ी बात है ये, और ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है। इतनी भारी भरकम रकम जो है वो दी जाती थी, और इस पनडुब्बी में सफर के लिए इतनी रकम चुकाने के बाद भी लोगों की सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया गया, यह साफ तौर पर निकलकर सामने आता है। वहीं मिशन टाइटन में कई और नए जहाज शामिल। फ्रांस का रिसर्च जहाज ला अटलांटे भी पहुंचा है। टाइटन के लिए रोबो टीम भी ऑपरेशन में जुटी हुई है। विक्टर 6000 रोबोट से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह पनडुब्बी गई तो गई कहां। 20,000 फीट तक गहराई तक जा सकता है यह रोबोट, जिसकी मदद ली जा रही है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। मिशन टाइटन को लेकर सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चल रहा है, और इस ऑपरेशन में जानकारी है कि सर्च में पोलर स्प्रिंग की मदद ली जा रही है, और सर्च में 10 जहाज और बोट्स शामिल हैं, जिसमें डीप एनर्जी की भी मदद ली जा रही है कि किसी भी तरह से कोई जानकारी मिले। अटलांटिक मर्लिन की मदद ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई भी क्लू मिले। स्कैंडिविनलैंड की मदद ली जा रही है। सर्च में 10 जहाज और बोट्स में कौन कौन शामिल है? CGS जॉन कैबेट भी शामिल है, जिसकी मदद ली जा रही है कि कोई क्लू मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए। CGS एंस हावे भी मदद के लिए लिया जा रहा है, और CGS टेरी फॉक्स को भी मदद में लिया गया है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आप देखिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। अमेरिका और कनाडा मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई हासिल वसूल इस ऑपरेशन का निकलकर सामने आ नहीं पाया। 2021 में गए यात्री ने दी थी चेतावनी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जर्मन यात्री ने बताया था असुरक्षित। एक कर्मचारी ने भी कंपनी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कर्मचारी को निकाल दिया गया था। ये देखिए जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी, वो चौंकाने वाली हैं और इस ओर सीधा इशारा करने वाली हैं कि कहीं ना कहीं पर्यटकों की, यात्रियों की सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया गया।